हेलो दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। सिंधु सभ्यता रावी नदी के बाएं तट पर है, ये आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई? सबसे पहले प्राचीन काल में हमारे इतिहास का प्रारंभ। सिंधु सभ्यता का आरंभ वैदिक काल से माना जाता है और इसकी शुरुआत 1500 BCC से हुई। सिंधु सभ्यता साहिवाल जिले में है। 1826 में चार्ल्स मैसेज ने, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में मैसेज दिया, हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान दिया। 1826 में अलेक्जेंडर बर्नर, ये सेकंड व्यक्ति थे। इनको एक मोहर मिली जिस पर सांड या वृषभ का चित्र था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज किसने की? इसके जो जन्मदाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। इनको भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जन्मदाता कहा जाता है और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम महानिदेशक भी कहा जाता है। इट मीन्स डायरेक्टर जनरल। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और विश्व में किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने। आगे क्या है, कनिंघम की इतनी गलती थी कि इन्होंने हड़प्पा के टीले को महत्व नहीं दिया। इन्होंने सोचा ये कुछ और है, ये कोई विदेशी मोहर है, और उस मोहर पर वृषभ के कुबड़ नहीं निकला था, इसलिए इन्होंने इग्नोर किया। नेक्स्ट 1921 में पुरातत्व महानिदेशक आए, जॉन मार्शल। उन्होंने हड़प्पा से ईंटें प्राप्त की और 1921 में ही उन्होंने दयाराम साहनी को भेजा खुदाई के लिए। फिर इनके अंडर में कुछ लोग 1853 में लाहौर में काम कर रहे थे, कराची ट्रेन की पटरियों पर, जिनको क्या थी? ईंटों की ज़रूरत थी, और यह पूरी की पूरी हड़प्पा के टीले को तोड़कर बनाई जा रही थी। तो इसमें कौन कौन थे? जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, जो जांच करने वाले थे। भारतीय इतिहास व संस्कृति को समझने के लिए 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, और यह पहले ही हो चुकी थी, बट इन्होंने भी हड़प्पा की ओर ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पर ब्रिटन बंधु, जिनका मैंने नाम अभी पीछे बताया था, वो रेल की पटरी पर काम करवा रहे थे, वे उत्खनन करवा रहे थे। और उत्खनन में अगर वर्टिकल उत्खनन करते हैं, लंबवत, तो वो समय या काल को जानने के लिए कि कितना पुराना है, इस तरीके से। और जब क्षैतिज हॉरिजॉन्टल उत्खनन किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि इसमें समय भी अधिक लगता है, पैसा भी अधिक लगता है, और ये अर्जेंट कार्य के लिए देखा जाता है। अब जानते हैं कार्बन डेटिंग क्या है। यानी 50,000 वर्ष पुरानी वस्तु का समय ज्ञात करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। और कार्बन डेटिंग का यूज़ जीवाश्म की उम्र को पता लगाने के लिए भी करते हैं। कार्बन डेटिंग C14 का यूज़ करते हैं। कार्बन डेटिंग के अवशेषों में क्या मिलता है? पौधे भी मिलते हैं, जंतु भी मिलते हैं जिनमें कभी जीवन था। C14 जीवित मनुष्य में पाया जाता है, C12 और C14 मृत मनुष्यों में पाया जाता है। C12, 13 और 14 ये तीनों मनुष्यों में पाए जाते हैं। अगर कोई वस्तु 50,000 साल से भी पुरानी हो तो उसकी उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का यूज़ करते हैं, और इसका फॉर्मूला ये है। और ये हमेशा यूरेनियम डेटिंग हमेशा निर्जीव वस्तु के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, चट्टान, पहाड़, खनिज। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। एक घिसा हुआ पर्वत है, एक अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी उम्र कम से कम 559 मिलियन वर्ष पुरानी है। पौधों की उम्र जानने के लिए हम वला का यूज़ करते हैं, और अगर किसी के दंत अवशेष मिले हो तो उसको फ्लोरीन डेटिंग से ज्ञात करते हैं। अब जानते हैं सिंधु घाटी का नामकरण कैसे हुआ। सबसे पहले सिंधु घाटी का अन्य नाम क्या क्या है? सिंधु घाटी का अन्य नाम हड़प्पा भी है, सिंधु सभ्यता भी है, और प्रथम नगरीय क्रांति, सिंधु सभ्यता, काफ़ी सारे नाम हैं, तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। हड़प्पा नाम सबसे पहले इस स्थल का खनन, सबसे पहले हड़प्पा का खनन हुआ। फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि यह मोहनजोदड़ो और कोटदीजी सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटी से मिले थे, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इसको प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ हमने टीले देखे, पश्चिमी टीला बड़ा होता था और नीचे होता था,
और पूर्वी टीला छोटा होता था और ऊंचा होता था। दुर्ग वाले जो टीले होते थे उनको पूर्वी टीले कहते थे और जो नगर टीला होता था वो पश्चिमी टीला होता था। दुर्ग टीले में बड़े लोग और धनी लोग रहते थे। इसका नगर कैसा था? ग्रिड सिस्टम पर ये बेस्ड था, जाल पद्धति जिसको बोलते हैं। प्रत्येक सड़क सीधी थी और चौड़ी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी इस तरीके से। नेक्स्ट, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1947 से पूर्व केवल 40 बस्तियां ही मिली थी, 40 स्थल हमें मिले थे और वर्तमान में 1500 प्लस स्थान हैं सिंधु सभ्यता के। बड़ी बस्तियां कितनी थी? 1052। सिंधु और गंगा नदी के बीच सरस्वती नदी है। सभ्यता का नेक्स्ट नाम कांस्य युगीन सभ्यता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता में मानव ने तांबा प्लस टीन का यूज़ किया था। तांबा प्लस टीन मिलके बनाते हैं कांसा और इसे कठोर बनाने को कांसा बोलते हैं। इसका उद्भव हुआ, सबसे पहले हम इसका कैसे पढ़ेंगे? हम इसको कालक्रम पढ़ेंगे, उसके बाद उद्भव पढ़ेंगे, उसके बाद इसका विस्तार पढ़ेंगे, फिर इसकी संस्कृति, कला में मूर्तियाँ वगैरह, और फिर देखेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ। कालक्रम कौन सी जनजाति ने इनका निर्माण किया है और इसकी संस्कृति के बारे में जानेंगे, इनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन। इनका कालक्रम जो है रेडियो कार्बन की पद्धति का यूज़ करके पूर्व हड़प्पा काल जो था वो 3500 BC से 2600 BC तक परिपक्व काल माना जाता है, 2600 BC से 1900 BC तक, और उत्तर हड़प्पा काल माना जाता है 1900 BC से 1300 BC तक। इस कालक्रम का विरोध भी किया। मार्टिन व्हीलर ने। यकीन मानिए दोस्तों, ये नोट्स इतने आपके लिए कारगर साबित होंगे कि इसको पढ़कर आप अपना PCS भी निकाल सकते हैं। मैं खुद PCS की तैयारी भी कर रही हूँ। हालांकि मुझे रिवीजन नहीं हो पाता मेरा, कई बार मैंने नोट्स पढ़ लिए हैं लेकिन एंड टाइम पर मेरा रिवीजन नहीं हो पाता। उस वजह से मैं 1-2 नंबर से प्रीलिम्स छूट रहा है 1-2 बार से, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं और आई होप आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इनको पढ़कर। यकीन मानिए, पढ़कर देखिए बस एक बार। मार्टिन व्हीलर ने इस कालक्रम का विरोध किया। इन्होंने क्योंकि मेसोपोटामिया का इतिहास पढ़ा हुआ था। मेसोपोटामिया के जो राजा थे वो थे सर जॉन मार्शल। इन्होंने बताया 3250 BC से 1750 BC तक इन्होंने अपना कालक्रम इस सन में दिया। सर जॉन मार्शल, सैंधव शब्द का सर्वप्रथम यूज़ इन्होंने ही किया। सैंधव यानी इंडस शब्द का सबसे पहले यूज सर जॉन मार्शल ने किया। इनके अकॉर्डिंग 7 बार बाढ़ आई मोहनजोदड़ो में, ये ऐसा बताते हैं। और सबसे अधिक जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो है सिंधु घाटी का काल, वो DP अग्रवाल मानते हैं 2350 BC से 1750 BC। अगर आपको ऑप्शन में आए तो ये वाला आप लगाना है, ये सबसे अधिक। बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता के निर्माता, यानी कि इन्हीं किन किन प्रजातियों ने बनाया है, कैसे बनी। सबसे पहले इसमें आते हैं प्रोटो ओस्टेयर्ड। सिंधु क्षेत्र में आने वाली जो प्रथम जनजाति थी MP से, छत्तीसगढ़ से, मध्यकालीन भारत की, ये ST और SC प्रजाति यहीं आती है सबसे ज़्यादा, MP, छत्तीसगढ़ और मध्यकालीन भारत। ये मध्यकालीन भारत में MP और छत्तीसगढ़ में। उसके बाद भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाली पूर्वी क्षेत्र में, जैसे हम लोगों को मिलाते हुए हल्के सांवले होते हैं, जैसे UP बिहार के लोग, हम लोग किस में आते हैं? भूमध्य सागर प्रजाति में हम आते हैं। इसके बाद आती है अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन में पश्चिमी क्षेत्र आते हैं, जैसे जिसमें गोरे चिट्टे लोग होते हैं, जैसे राजस्थान और गुजरात वगैरह। फिर आती है मंगलोइड, इसमें हिमालय क्षेत्र वाले लोग रहते हैं, म्यांमार तक, UK, हरिद्वार, जम्मू कश्मीर, इस तरीके के। ओके, इसकी जो लिपि है वो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी, अभी तक सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसका उद्भव कैसे हुआ इसको जानते हैं। सिंधु घाटी की जो भाषा थी वो भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। इसमें देसी उत्पत्ति का भी मत दिया है इन्होंने, विदेशी उत्पत्ति का भी मत दिया है। ठीक है, विदेशी उत्पत्ति का मत किस किसने दिया है? DD कौशाम्बी,
मार्टिन व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, सर जॉन मार्शल और क्रेमर ने। इनका सबका कहना था कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी का विकास हुआ है और मेसोपोटामिया के लोग मिस्र से होते हुए सिंधु क्षेत्र तक पहुँचे। ये सब इनका कहना था। एग्जाम्पल, यहाँ से चबूतरे प्राप्त हुए। चबूतरे किसको बोलते हैं? धान कुटाई जिसमें होती है, ये इस तरीके के चबूतरे होते हैं मेसोपोटामिया में। यस, इसको सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया में जिगुरात मिले। जिगुरात इस टाइप के होते थे। ठीक है, आगे मैं वो जो पीसीएस के क्वेश्चन है वो भी कराऊंगी जो इसमें पूछे गए हैं। आप हालांकि आप इस नोट्स को पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। विरोध भी किया। इनका कहना था कि सुमेरियन लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण नहीं किया है। इसका कारण क्या है जो जान लेते हैं। क्योंकि मेसोपोटामिया में नगर नियोजन नहीं था, लेकिन सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन था। और मेसोपोटामिया में मंदिर थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में मंदिर नहीं थे। मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटें थी, लेकिन इसमें पक्की ईंटें थी सिंधु सभ्यता में। मेसोपोटामिया की लिपि कीलनुमा थी, इस तरीके की डॉट 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 डॉट। और सिंधु सभ्यता में जो लिपि थी वो गोमूत्राक्षर लिपि और चित्राक्षर लिपि थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। और मेसोपोटामिया में जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ पर कोई जल निकास प्रणाली इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सिंधु सभ्यता में अच्छी खासी उच्च कोटि की जल निकास प्रणाली थी। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं धौलावीरा में। पीछे हमने देखा कि विदेशी उत्पत्ति का मत किसने दिया था। अब हम देखते हैं कि देसी उत्पत्ति का मत किस किसने दिया था। अमला आनंद घोष, इसको ए घोष भी बोलते हैं, अलसिन दंपत्ति, फेयर सर्विस, SR राव और DP अग्रवाल। इन्होंने कहा कि ताम्र पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के बीच जो छोटी छोटी संस्कृति, उन्होंने इसका निर्माण किया है। इनका ये कहना था। जैसे एग्जाम्पल, राजस्थान में एक सोती संस्कृति है और एक आहार संस्कृति और जाकार संस्कृति, ये राजस्थान में संस्कृति थी। तो इनका अकॉर्डिंग इस सभ्यता का निर्माण इससे हुआ था। सोती संस्कृति में मृदभांड मिले। इनमें एक छल्ले होते थे, एक लाल काले रंग के रस्सी के निशान होते थे, इन पर काला रंग किया जाता था और ये सब चीज़ें सिंधु घाटी में मिली। इनके जो समर्थक थे वो ए घोष इनके समर्थक थे, अमला आनंद घोष। गुजरात प्लस सिंधु में सैंधव संस्कृति मिलती है। इनका जो विस्तार जान लेते हैं। अब इनका विस्तार कहाँ कहाँ था। 3 देशों में इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के केवल दो स्थान मिले, पाकिस्तान में 486 प्लस मिले हैं और भारत में 1052 प्लस स्थान मिले हैं। अफगानिस्तान के जो दो स्थान हैं वे सुर्तगोई और मुंडीगाक है। सुर्तगोई में सुर्तगोई जो है वो आक्सस प्लस कोकचा नदी के संगम पर स्थित है। आपको ये बताना है कि ये किस नदी पर स्थित है, सुर्तगोई। और इसमें दूसरा स्थान था मुंडीगाक, यहाँ से प्राप्त होता था अर्गनताप। से पूर्व 40 स्थल हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था और जो वर्तमान इसका क्षेत्रफल है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। मिस्र की सभ्यता का अगर 20 गुना करें तो हमें सिंधु सभ्यता मिलेगी और मिस्र प्लस सिंधु सभ्यता का अगर 12 गुना करते हैं तो हमें सिंधु सभ्यता मिलेगी। अब सिंधु सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। इसका ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे उत्तर में सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है। उत्तर में इसका मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। पूर्व में आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे, यूपी के मेरठ में। और पश्चिम में सुतकांगडोर है, दास्क नदी के किनारे, और ये दक्षिण बलूचिस्तान में है। और इसके दक्षिण में दैमाबाद है, महाराष्ट्र में, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है या गोदावरी नदी के किनारे। दोनों ऑप्शन आते हैं, दोनों में से जो दिखे उस पर ही टिक लगाना है। यहाँ से दैमाबाद से कांसे का रथ मिला था वर्तमान में, और चक 87 पंजाब में मिला था। चक 87 पंजाब में मिला था। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है सिंधु सभ्यता की, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। अब सुर्तगोई के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से क्या क्या मिलता है। यहाँ से लाजवर्द का आयात होता था। एक व्यापारिक बस्ती थी यहाँ पर। ऑक्सस प्लस कोकचा नदी के संगम पर ये स्थान था सुर्तगोई। यहाँ से पटुआ फ्लैक्स के बीजों से भरा एक खेत मिला और एक सींग वाले गंडे की मोहर मिली। यहाँ से मृत भांडों में छेद करने वाली ड्रिल यहीं से मिली है।
और ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो लाजवर्द था ये अफ़गानिस्तान से आयात होता था। कांसा कैसे बनता है? तांबा प्लस टीन मिला करके। सबसे ज़्यादा तांबा जो है वो राजस्थान के खेतड़ी में मिलता है और तांबे के लिए खेतड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन भी मोस्ट है, ये पूछा जाता है। और कम कहाँ पर? कम क्या था? टीन कम था, लेकिन सबसे ज़्यादा तांबा था अफ़गानिस्तान से जो लाजवर्द। अफ़गानिस्तान का जो दूसरा स्थान था वो मुंडी गाँव था। ये अर्घम दाब नदी पर था और इसका उत्खनन J.S. कसाल ने किया था। ये हमने अफ़गानिस्तान के स्थान जान लिए हैं और कल हम पार्ट बी के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से पाकिस्तान और भारत में जो स्थान मिले उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।